तो आप सबने डेथ वेल देख लिया अभी। टुनटुन मौसी देख लिया डेथ वेल? टुनटुन मौसी, हाँ चलो। तो देखो, लेट अस सपोज इसके अंदर गाड़ी घूम रही थी, ये वेल है, कुआं है, ठीक है, और यहां पर थी वो गाड़ी इस पोजीशन पे। क्या हो गया यार? नहीं, ये गलत बात है जो भी बताता है आपको। एक्चुअली में हमें कोई याद कर रहा है इस वजह से नहीं आता एक कप, हम किसी को याद कर रहे थे इस वजह से आता है कप। अब बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्यों। मुझे तो खैर किसी और वजह से आ रहे हैं, बट हाँ चलो। तो बेटा ये किसी रेडियस के अंदर घूम रहा था, देखो कुछ ऐसे पाथ पे। यार क्या हो गया? ऐसे पाथ पे एक रेडियस पे घूम रहा था। तो जिस वक्त ये घूम रहा था, क्या इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा? यस और नो? नीचे इसका mg लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। पहली बात कि मैं जस्ट बॉर्डर पॉइंट निकालता हूं, जिस बॉर्डर पॉइंट पे ये गिर सकता है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो गिर कब सकता है? एग्जैक्टली व्हेन फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, इससे थोड़ा सा भी कम फ्रिक्शन हुआ तो गिर जाएगा, कम फ्रिक्शन हुआ तो बेटा इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा और हमेशा इससे ज़्यादा ही रहना पड़ेगा mg से। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल इसलिए लेके चल रहा था ताकि मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर सकूँ। मैं एग्जैक्टली इक्वल की बात करना चाहता हूँ ताकि लिमिटिंग पे बात हो पाए, क्योंकि वैसे तो आप इसका कोई फॉर्मूला बता ही नहीं सकते फिर तो, ठीक है ना। तो मैं लिमिटिंग तक की बात करना चाहता हूँ, तो कैन आई राइट म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। और ध्यान दो, एन किसकी तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। सर्कुलर मोशन हो रहा था, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ चिपका दें तो म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम गुजर गया तो कार घूमे या बाइक को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया कार कैसे घूम रहा था? मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। अगली अगली बात देखो, रेडियस। मैं एक्चुअली वी निकालना चाहता हूँ, तो v इज इक्वल टू आर जी रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। ये क्लियर हुआ? अच्छा एक दूसरी बात देखो, नॉर्मल रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? जब वेलोसिटी तेज होगी। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा इस केस में, इसलिए वो हाई स्पीड पे घूम रहे होते हैं। और जैसे जैसे वेलोसिटी कम करोगे, जैसे जैसे वेलोसिटी कम करोगे नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम, एम की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। समझ समझ आया मैकेनिज्म? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो उन लोगों ने क्या समझदारी करी, वैसे तो गिर जाता ऑब्जेक्ट, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको रेडियस कम करते हैं। तो वेलोसिटी कम हुई तो रेडियस भी कम हुई, तो नॉर्मल रिएक्शन मेंटेन रह गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, तो सेफली वो उतर पाते हैं। अगर इसको सीधा बना देंगे ना तो सेफली नहीं उतर पाएंगे, टैपर्ड बना देंगे तो सेफली उतर जाते हैं वो, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड कम करते हैं तो रेडियस भी धीरे धीरे कम करते जाते हैं, क्योंकि बॉडी नीचे स्लिप करना शुरू करेगी तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का सबका? चल ना, सिर्फ आर पे क्यों, वी पे भी तो डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। इनफैक्ट हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा बढ़िया चलेंगे ना। इसको डेथ वेल्ट ना 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 बैंकिंग ऑफ फ्लो दबाएगा। डेथ वेल, मौत का कुआं। हाँ लिखो हिंदी में, क्या दिक्कत है? डेथ वेल बोलते बेटा इसे। ये भारत की ही देन है, इसलिए इसे मौत का कुआं कहते हैं।
अब तो सब जगह होता है, बट ये देन भारत की है। ऐसे तरंगे तरंगे काम भारत में ही होता है। हाँ, एक्चुअली वो तो मुझे एलर्जी हो रखी है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें कोई याद नहीं करता, हम किसी को याद करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप कुछ खा रहे होते हो तो खाना फूड पाइप में जाएगा या विंड पाइप में, ये कौन तय करता है? एपिग्लोटिस। वो उसको कंट्रोल कौन करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। उसे हमारा फूड साइकिल कंट्रोल नहीं करता। तो आप जब खाना अंदर ले रहे होते हो ना, तो ब्रेन से पूछता है हर बार कि क्या करना है, विंड पाइप या ये। अब आपका ब्रेन बिजी कर रखा है आपने कहीं सोचने में, ठीक है, ब्रेन तय नहीं कर पाया क्या करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, विंड पाइप ओपन कर दिया, खाना थोड़ा सा चला गया विंड पाइप में। जैसे विंड पाइप में जाएगा, लंग्स सिग्नल भेजेगा गड़बड़ हो गई, भगाओ इसे बाहर। ज्यादा चला गया तब तो तुरंत के तुरंत सारा मुंह से नाक से बाहर आ जाएगा। कुछ लोगों के साथ हो जाता है ऐसा, ठीक है, इंस्टेंट बाहर आ जाएगा खाना। और अगर थोड़ा सा रहा तो इसे लंग्स पंप कर करके कोशिश करते हैं कि बाहर निकल जाए। फिलहाल मेरे लंग्स को लग रहा है कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, जो एक्चुअली में क्या है, इन्फेक्शन, कफ हो रखा है। तो इसे लग रहा है कि मेरे लंग्स में कुछ अटका है, इस वजह से मुझे कफ आ रहा है। वो है नहीं एक्चुअली में, बट स्वेलिंग आ रखी है गले में। तो मैं कितना भी पानी पी लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये चलता चलता रहेगा। आई गेस क्लियर हुआ ये टॉपिक, डेथ वेल। तो अगला टॉपिक लिखो ये लिखने के बाद, टर्निंग ऑफ रोड। टर्निंग ऑफ रोड, रोड पे टर्न कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, हिकअप्स का क्या इलाज होता है अगर हिकअप्स हो रहे हो तो? आपने सुना है सडनली कोई ऐसा शॉक दे दिया जाए आपको या कुछ भी, तो तुरंत हिकअप्स गायब हो जाते हैं, डरा देते हैं या कुछ, ऐसा क्यों हो जाता है? एक्चुअली में हिकअप्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो आपने ब्रेन को डाइवर्ट कर दिया तो हिकअप्स गायब, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और अब वो क्लियर है? हाँ बेटा। सर कई बार हम पानी पीते हैं। हाँ, वो एक्चुअली में आपने आपके ब्रेन को समझा दिया कि वो फूड पार्टिकल निकल चुका है, तो हिकअप्स रुक जाते हैं कई बार ऐसा पानी पीने से। और इसका एक दूसरा रीज़न भी ये होता है कि हो सकता है पाइप में जो भी चीज़ फूड पाइप में फंसी हुई वो भी निकल गई, दैट इज़ वाई हिकअप्स बंद हो गए, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, उबासी क्यों आती है, इसका रीज़न आप लोग बताओगे सर्च करके? हाँ, ये क्यों आती है, इसका रीज़न नींद नहीं होता? हाँ हाँ केशव नमकीन बताओ। सर ये ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में होता है। यार सुबह सुबह उठते ही कौन सी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? सर एक्चुअली क्या है, जो माइंड सबकॉन्शियस माइंड है तो वो नॉर्मल माइंड से एक्टिव नहीं होता। इस वजह से जो जैसे वैल्यू ऑफ ब्लड के अंदर वो बहुत कम हो जाता है। उसको फुलफिल करने के लिए ब्रेन ऑक्सीजन ज़्यादा देने की करती है। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर एक्चुअली। अच्छा अब एक और चीज़ बता दो फिर मुझे, फीवर क्यों आता है और कहाँ से कंट्रोल होता है फीवर? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। कई लोगों के लिए सुना होगा आप लोगों ने, बस वगैरह जाते तो वोमिटिंग हो जाती है उन्हें, क्यों? हाँ, मोशन सिकनेस क्यों हो जाता है ये? एक अच्छा वर्ड बना रखा, मोशन सिकनेस। अब समझना ही होता क्या है।
आता है किसी को पता है? सर वो गाड़ी में चल रहे तो मुझे देख रहा है वो चल रहे मतलब बाहर देख रहा है तो वो चल रहा है, अंदर देख रहा है तो बैठे हुए हैं, तो वो brain से नहीं ये नहीं होता इसका रीज़न, समझो। वोमिटिंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, ठीक है। और ये कैसे करता है काम कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा लोगे तो इसे लगेगा ये डाइजेस्टेबल चीज़ है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, निकाल के बाहर फेंक दो, तो वोमिटिंग होती है। कई लोगों का ब्रेन इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि हम लोग मोशन में हैं, ठीक है। तो उनके पेट में जब फूड अप डाउन होता है ना गाड़ी में, तो उन्हें फील होता है कि ब्रेन को लगता है कि इसने फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो इसे फटाफट बाहर फेंको, ठीक है। तो इस वजह से वोमिटिंग होती है उन्हें मोशन सिकनेस में। ब्रेन यही सोचता है कि यार इसने फिर उल्टा सीधा कुछ खा लिया। एक्चुअली में हमारी बॉडी को भगवान ने जो भी बनाया, नेचर ने बनाया, बहुत सोच समझ के, क्या डिजाइनिंग है, ऑसम डिजाइनिंग है। हाँ, फीवर पूछ रहा था मैं, फीवर क्यों आता है? एक्चुअली में ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम लोग इन चीज़ों की मेडिसिन लेकर गलती करते हैं। फीवर, जुकाम, खांसी, ये सब हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी खुद के डिफेंस में ये चीज़ करती है, खुद को ठीक करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है फीवर आना, ताकि कोई फॉरेन एलिमेंट जिसके एंट्री हो गई वो गर्मी से मर जाए, इस वजह से। हाँ, कंटिन्यू फीवर आता है देन इसके बाद मतलब बॉडी उसे नहीं मार पा रही है, तो फिर आप उसे फिर आपको कंटिन्यू मतलब 2 दिन आ गया, 3 दिन आ गया, कंटिन्यू फीवर आ रहा है, तो फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसको बॉडी नहीं किल कर पा रही है, वरना बॉडी खुद को उसको किल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। कोविड के टाइम पे बहुत फीवर आता था लोगों को, उसका रीज़न यही होता था कि फॉरेन एलिमेंट को मार दो, इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता था। कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस। अच्छा, ब्रेन के कितने पार्ट है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा होता है जो हमें बैलेंस करना सिखाता है? सैरी सैरी सैरिब्रम क्या करता है? चलो, अच्छा एक बात तुम्हें पता है कि जो साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में, और महीने भर वहाँ रहकर आते हैं, तो उसके बाद अर्थ पे आने के बाद उनके साथ पहली चीज़ क्या होती है? चलना भूल जाते हैं, क्योंकि सेरिबेलम भूल चुका होता है कि ब्रेन कंट्रोल कैसे करता था, उन्हें वापस चलना सीखना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, गंवार दौड़ना भी सीखे जाएंगे, कर दी मूर्खों वाली बात। तो एक्चुअली में वहाँ पर क्या है कि वो फ्री बॉडी मूव कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों की वजह से वो भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो वापस आके उन्हें सीखना पड़ता है चलना। 2-4 दिन में सीख जाते हैं कंट्रोल, धीरे धीरे धीरे, बट ऐसा होता है कि जैसे शुरुआत के 2-3 दिन में तो ये हाल होता है उनका कि चलते हैं गिर जाते हैं, अचानक से बैलेंस खराब हो जाता है उनका, तो सब धीरे धीरे फिर कवर होता है। जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना चलना, चलता है फिर गिरता है फिर चलता है, वो वाली चीज़ हो जाती है उनके साथ। तो अब हम पढ़ रहे थे टर्निंग ऑफ रोड। तो ये कोई सड़क थी, इस पे हमारा दोस्त धूम 2 के सॉन्ग पे गाड़ी भगाते हुए जा रहा था, किसको लिया जाए? हाँ, गाड़ी भगाने में तो अभी एक ही बच्चा एक्सपर्ट है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, कवि क्या कहना चाहता है इस पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप ध्यान दो बच्चे, तो ये एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, और ये एक रोड पे टर्न है, इस रोड पे जैसे टर्न है, तो ये एक टर्निंग एक रेडियस के अलोंग एक सर्कल जैसा ही है। आप चाहे छोटे से छोटा टर्न लो, उसके अराउंड एक सर्कल बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कंप्लीट सर्कल हो, छोटा सर्कल हो। तो मेरे 2 सवाल, पहला सवाल, इस कवि को यहां से टर्न लेना चाहिए कि यहां से? सोचो, आपको खुद को सर्कुलर मोशन आता है? फिजिक्स तो अब बताएगा आपको। बेटर क्या होगा अगर मान लो स्पीड दोनों टाइम पे सेम है, तो ज़्यादा सेफ टर्निंग कौन सी होगी, इधर से या इधर से? पास वाली? अरे नालायक हो, पास वाली में तो 100% मरेगा वो,
गाड़ी स्लिप कर जाएगी। कभी भी आप टर्न करते हो ना, खुद ही कॉमन सेंस है आपका, आप दूर से टर्न लेते हो, लंबा टर्न लेते हो। अगर आपकी गाड़ी स्पीड में होती है तो आप लंबा टर्न लेते हो, छोटा टर्न लोग ऐसे स्पीड में है, धाड़ घुमा दी गाड़ी, ऐसा करके देखना। आज ये अच्छा, आप तो गाड़ी नहीं दे रहे घर वाले, अच्छा दे ही नहीं रहे, हाँ गुड 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 डिसीजन। हाँ, तो बेटा आप हमेशा लंबा टर्न लेना चाहोगे ताकि आपकी गाड़ी स्लिप ना करे, ठीक है, स्किट ना करे। तो ये तो हमारी एक जनरल बात हो गई जो मैंने आपको समझाया। अब इस बात को फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। इस डायग्राम को मैं ऐसे उठाकर टॉप व्यू देखो इसका, मतलब सॉरी फ्रंट व्यू, ये तो टॉप व्यू देख रहे थे हम, फ्रंट व्यू देखते हैं। तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये रही गाड़ी, इस डायरेक्शन में अलोंग है हमारा सेंटर, ठीक है, और ये होगा इसका रेडियस। अब ये गाड़ी आगे चल के घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, कुछ ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो जब ये गाड़ी जा रही होगी किसी स्पीड v से जा रही होगी, इसकी स्पीड पर्टिकुलर कंडीशन में v है, ठीक है, v स्पीड है, रेडियस r दिख ही रहा है मुझे, मैंने वहां भी बनाया है। फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा हूं, देखो गाड़ी कहां स्किड करने की कोशिश करेगी अगर ये ऐसे जाएगा तो। चलो एक मिनट के लिए मानते कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, क्या होता, सीधे जाती दीवार से टकरा के चपटी हो जाती। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा हो, सेंटर की तरफ खींच रहा हो कोई फोर्स ही नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता, फ्रिक्शन, जो इसको एक सर्कुलर मोशन कराता है। तो यानी कि पहली चीज मैं आपसे पूछूं कि सर्कुलर मोशन के लिए इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। कभी भी गलती से ये mv²/r मत बोलना, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, फ्रिक्शन। तो इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा होगा mg, और चाहो तो सूडो फोर्स बना सकते हो mv²/r, बट मैं चाहता नहीं हूँ कभी ये काम करो, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, उससे ज्यादा में आप चले गए तो कहानी खत्म। तो मैं लिमिटिंग के लिए सॉल्व कर दूं, चलो तो लिमिटिंग हो जाएगा FL इज इक्वल टू म्यू एन, दैट इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर n की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी mg, तो म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r, m से m गुजर गया, r इधर रखा तो रूट म्यू rg इज इक्वल टू v। यानी कि बच्चों वेलोसिटी इसकी तब तक ये सेफ है जब तक इसकी वेलोसिटी रूट म्यू rg के बराबर है। अगर इससे थोड़ी सी भी इसने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी, स्पीड ज़्यादा कर दी, तो ये इधर इधर की तरफ स्किड कर जाएगी, ठीक है। या फिर इसने रेडियस कम कर दिया तो भी स्किड कर जाएगी, समझ में आ रहा है। रेडियस जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा, देखो फिजिक्स ने क्लियर करके दिया आपको, रेडियस बढ़ाओगे तो आप स्पीड भी तेज रख सकते हो। किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छे टायर्स यूज़ करो, सस्ते वाले टायर्स नहीं होने चाहिए, C8 टायर्स, या फिर R की वैल्यू ज़्यादा रखो, ठीक है, और कोशिश करो स्पीड ही कम रख लो। किससे रेस लगानी है, ठीक है, कहाँ जाना है रेस लगाकर, दैट इज v इज इक्वल टू रूट म्यू rg। क्लियर हुआ। तो अब क्या हुआ कि साइंटिस्टों को समझ में आया यार ये लोग है ना समझ नहीं रहे। मुसीबत क्या है कि यार ना तो अच्छे टायर्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरी समस्या बारिश के दिन में भी यही काम कर रहे हैं। म्यू कम हो जाएगा बारिश के दिन में कीचड़ की वजह से, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, इधर जाके चपटे हो जाओगे, यही होगा। फिर दिखाओगे कि सर देखो टैटू बनवाया हमने, ठीक है, समझ रहे हो कहानी। तो इस वजह से साइंटिस्टों ने एक दूसरा दिमाग लगाया, अब वो दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो पहला केस टर्निंग ऑफ रोड खत्म करो।
इस टॉपिक का नाम है टर्निंग ऑफ रोड। इजी समझ आया। अब है मस्त कहानी जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या होता है ये बैंकिंग ऑफ रोड? रोड के साइड में बैंक का ताला तोड़ना, ठीक है, यही होता है ना? तुमने गलती कर दी है। गलती कर दी हमने भी टारगेट करो। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? प्रॉब्लम हो रही है? टारगेट ना करूं? अब ज्यादा करूंगा। जिसको जिसको प्रॉब्लम होती है उसके तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। है प्रॉब्लम? हाँ फिर ठीक है। टारगेट तो क्या करता हूँ, तुम लोगों को कौन सा मैं बॉर्डर पे बंदूक लेके भेज देता हूँ। एक हंसी मजाक ही तो होता है। और क्या टारगेट करता हूँ। और गलती बेटा यहाँ नहीं हुई, गलती वहाँ हुई जहाँ पर एक्सीलेटर ज़्यादा तेज खींच रहे थे, ठीक है। धीरे जाते तो शायद उन लोगों को दिखते भी जिनके यहाँ से गुजरना था आपको। तेज गए तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, फटाफट निकल गए। एक बार मेरा एक दोस्त, उसके पीछे मैं बाइक पे बैठा, तो उसका कहना था कि मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, और वो ऐसे गाड़ी को सांप बना के चला रहा है, ठीक है। बोला देख मैं ऐसे ऐसे चला सकता हूँ। मैंने उससे कहा तुम मेरे को उतार दे, तो घोड़े की तरह चलाना, आगे से उठा उठा के, ठीक है, बिल्ली मार मार के मेरे को उतार दे। तो नहीं माना। फिर हम लोग टॉक रोड पे थे, हमारे आगे लो फ्लोर चल रही थी, दोनों 70 की स्पीड में। लो फ्लोर के पास पावर ब्रेक होता है, हमारी बाइक में नहीं थे, ठीक है। उसने पावर ब्रेक मारा, हम लो फ्लोर के अंदर, ठीक है। और उस दिन हेलमेट ने जान बचाई, हेलमेट की वजह से बचे। देन आफ्टर लोग आए अड़ोस पड़ोस में, लो फ्लोर वाले की गलती, मैंने कहा नहीं इसकी गलती है। दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे, चिल्ले पड़े दोनों। और बाइक किसी तीसरे की है, बाइक तीसरे दोस्त की है। उसका फोन आया, हम लोग का प्लान था सांबर झील जाने का, तो उसका फोन आया कि कहाँ रह गए तुम लोग। वो कैब कर, मतलब वो गाड़ी हम लोगों ने बुक करी थी, तो गाड़ी से वो पहुंच गया था पहले। हम लोग भाई आ रहे हैं हॉस्पिटल से। बोला क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, वो बाइक एक दिन पहले बेचारा सर्विस करा के बढ़िया लेके आया था, ठीक है। बोला बाइक तो गई, हम भी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, पट्टी वट्टी करवा लें। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मस्त पट्टी वट्टी करवाई, फिर गए सांभर झील। और ना मुझे होश था ना मेरे दोस्त को होश था, दोनों मस्त उतर के पानी में। नमक का पानी होता है वहाँ पर, खारा पानी, और हमारे कटे हुए बैंडेजेस में पानी भर गया। अब हो रही है जलन, और कहीं पे भी दूर दूर तक वहाँ पर सादा पानी नहीं है। उसके बाद हमारे एक चौथे दोस्त ने क्या किया, गाड़ी से स्किट मारने के चक्कर में दलदल में कार फंसा दी।
उसने दलदल में कार फंसा दी। अब वो हम लोगों ने कितनी कोशिश कर ली, वो बड़ी वाली आर्टिका थी, सबने कोशिश कर ली खींच के निकाल लें, कैसे में निकाल लें, वो निकल नहीं रही। अब उस हालत में हम लोग गए, पहले ट्रैक्टर बुलाया, ट्रैक्टर बुला के फिर गाड़ी खिंचवाई। देन आफ्टर फिर हम लोग ठंडा पानी कहीं से मिला बाहर दूर जाके गाड़ी से, फिर हाथ वाथ धोए, हाथ पैर सब छिले पड़े थे, पट्टी वट्टी बंधी हुई, और मस्त ऐसे पानी में कूद गए हम लोग बिना दिमाग लगाए। ना ना, घर पे पता नहीं था किसी को, पता चलने नहीं दिया। फिर बाद में पता चला कि शर्ट वर्ट कैसे फट गई, तो फिर तब बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था, गिर गए थे, बंदर आ गया था सामने। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और कभी कभी एक्सीडेंट होता है। एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जयकाल जानते हो ना, गीदड़, सीआर, एक्चुअली सीआर वही। तो हम लोग तालाब के किनारे से निकल रहे थे, बुलेट थी बाइक, और जो आगे मेरे साथ गाड़ी चला रहा था उसका वजन 110 केजी है, हाइट में बड़ा और 110 केजी, और मैं पीछे बैठा था। अचानक से वो आगे बाइक के जंप मार गया, छोटी सी सड़क, इतनी सी सड़क थी, और बगल में जो तालाब था वो 11 फीट कम से कम गहरा था, और किस्मत से उसमें पानी नहीं था, सूखा था तालाब। वो सीधे जंप मारा, हम लोग बाइक समेत उसमें, सबसे नीचे मैं, मेरे ऊपर वो, और उसके ऊपर बाइक। और उसके बाद भी पता नहीं उस दिन लक साथ था मेरे चोट नहीं आई, दूसरे के बहुत चोट आई, और बाइक के तो टायर वायर बैंड हो गए, और मेरे खरोच भी नहीं आई। लक था, और जबकि ऐसे गिरे थे। जो लोग उठाने आए उसको तो लगा मैं गया। और बाइक कैसे तैसे बाहर निकाली, वो बुलेट इतनी भारी होती है, और वो सीधी चढ़ाई उसमें ऐसे। चलो, तो अब साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया। अच्छा, आप लोग होते क्या दिमाग लगाते अगर अब आपको रोड पे टर्निंग करनी है? ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से लोग कम से कम गिरे? स्पीड तो स्लो करेंगे नहीं लोग यार, नहीं मानते लोग। बेटा स्पीड ब्रेकर अगर आप हाईवे पे नहीं लगा सकते। हाँ केशव नमकीन, अच्छा रुक जाओ, तुमने टॉपिक पढ़ रखा है, बाकी उसे पूछने दो। अच्छा देखो, मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने देता हूँ। पहला, रेडियस बढ़ा दो, रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। तो बेटा पंगा ये है कि यार रेडियस आप कितना बढ़ाओगे, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लोग अपनी ज़मीन नहीं लेने देंगे, पहली प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा हाईवे बड़ा हो जाएगा। चलो रुक जाओ देखते हैं। दूसरा, आप फ्रिक्शन बढ़ा सकते हो। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करोगे, म्यू बढ़ा दोगे तो भी काम हो जाएगा ना। क्या सड़क में गड्ढे कर दोगे? कैसे बढ़ाओगे? फ्रिक्शन तो आपने मैक्सिमम वैसे ही कर रखा था। हाँ, वो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो म्यू आर जी इन्हीं पर डिपेंड कर रहा था। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, यार एक बात बताओ, एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर था? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अगर सेंटर की तरफ और फोर्स बढ़ा दूं मैं किसी भी तरीके से, तो शायद गिरने के चांस कम हो सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या बोला, जो आपका टर्निंग ऑफ रोड था ना, ये ऐसे रोड जो मुड़ रही थी, इन्होंने बोला इस रोड को एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर उठा दो। मतलब इसका अगर टॉप व्यू बनाऊं तो मेरे रोड कुछ ऐसा दिखेगा आपको, समझ गए? ये रोड इधर से ऊपर उठा हुआ है, समझ पा रहे हो? इस टर्निंग के अकॉर्डिंग ये रोड ऊपर उठा दिया। इससे क्या होगा जरा देखते हैं क्या होगा इससे। मान लेते हैं अभी फ्रिक्शन जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रखिए गाड़ी, मस्त चल रही थी, ऐसे करके जूम घूम रही थी, ठीक। कहाँ लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन? इधर, एम जी इधर, ये थीटा, तो ये वाला एंगल। फ्रिक्शन मैंने कहा ना अभी मान ही नहीं रहे, कोई फ्रिक्शन नहीं, मान लिया तो भी ये गाड़ी बैलेंस हो जाएगी बिना फ्रिक्शन के। देखो कैसे, देखो ये थीटा, तो ये थीटा क्यों? देखो ये वाली डॉटेड लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला डॉटेड लाइन, और नॉर्मल लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो ऊपर आ गया एन कॉस थीटा, एक इधर आ गया एन साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। मैंने गलती कर दी, ये गलत साइड तोड़ दिया ना, इधर होता ना ये तो इधर होता, मैं वही देख रहा हूँ यार, गड़बड़ कर दिया मैंने। ये इसके पैरेलल नहीं, ग्राउंड के पैरेलल होगा ना, एन कॉस थीटा, सॉरी एन साइन थीटा। मैं वही देख रहा हूँ यार, क्या कबाड़ा कर दिया, एन साइन थीटा। ध्यान से देखो, यही तो है वो जो पूरा सर्कल बना रहा है इस पॉइंट पर।
तो रेडियस इसके अलॉन्ग ही तो होगा, एन साइन थीटा के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, एन की वैल्यू नहीं रख सकते, एन कॉस थीटा पता है मुझे कितना, एम जी, दोनों को डिवाइड कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम गुजर गया, क्या बचा वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर मैं इसको उधर चिपका दूं तो आर जी टेन थीटा का रूट इज इक्वल टू वी बचेगा, यानी इस बार भी गाड़ी बैलेंस हो गई, किसकी वजह से, थीटा की वजह से। जितना ज्यादा थीटा रखोगे टेन थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा, उतनी अच्छी वेलोसिटी पर मैनेज हो सकता है। तो इनफैक्ट जो हाईवेज होता है ना, उसमें अगर टर्न आता है तो उसमें ये चीज़ की जाती है। हाँ, अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि 110 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, बना दोगे 110 डिग्री का एंगल, क्या चीज़, हाँ मौत का कुआं थोड़ी बना दोगे, ये बहुत ज़्यादा 4-5 डिग्री। हाँ हाँ कर रखा है, इस पे ट्रांसपोर्ट नगर वाले पे बना रखा है। इनफैक्ट स्टैचू सर्किल पे जाओगे ना, सर्किल पे भी ये कर रखा है। आप देखना ये चीज़ आपको वैसे आंखों से पता नहीं चलेगी, जब बारिश वारिश होती है ना, पानी भरता है, तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो मोस्टली सर्कल्स वगैरह पे जो अच्छी जगह पर होते हैं वहाँ पर ये चीज़ की जाती है, ठीक है। हाईवेज वगैरह जो नए हाईवेज बन रहे हैं ना, उन पे ये काम किया जाता है, पुराने हाईवेज पे नहीं था। तो बोलो ये पॉइंट क्लियर, हाँ या ना। अच्छा एक और बात बताऊं इसके बाद, चलो पहले तो ये नोट करो, फिर इसके बाद अभी बैंकिंग ऑफ रोड का फर्स्ट चीज़ किया अपने, फ्रिक्शन वाली कहानी अभी आई नहीं है इसमें, अब फ्रिक्शन को भी लेके आऊंगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं और बैलेंस कर रहा था, कहाँ पर, डेथ वेल में करा था, नॉर्मल रिएक्शन ही तो करा था सब कुछ, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन। अगली क्लास और भी ज़ोरदार है सर्कुलर मोशन की, सबसे बेस्ट क्लास है सर्कुलर मोशन की, फिजिक्स है उसमें, क्लासिकल फिजिक्स, मज़ा आता है, सोचने वाली चीज़ है, मतलब ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डन, किसने बताया क्लास है इसको, बेटा यूवी गेमिंग आधे घंटे बाद और आ जाते यार, क्लास खत्म ही होने वाली थी। बेटा ये सॉरी एक दिन चलता है, रोज रोज थोड़ी चलता है। क्या चीज, एडमिट कर देती मैम। कभी नहीं रहती है, कभी कभी तो देखती हूँ है ना, दूसरी बार देख ली। मैं पहले यही करता था, अब छोड़ दिया मैंने, 5 मिनट में कोई लेट आए तो क्यों आए, किसने बुलाया था, हाँ निकाल दिया था शायद क्लास से वापस, हाँ लेट क्यों आना।
आना ही है तो एक अच्छी आदत डालो ना, गलत आदत क्यों। और आप रेगुलर हैबिट में इस चीज़ को ला रहे हो तो फिर सच्चाई ये है कि अगर आप एक दिन भी लेट आओ ना, तो आप नोटिस करना आपको अगले आधे घंटे तक कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्लास में। सिर्फ 5 मिनट लेट आकर देखो, और उसके बाद आप ऐसे 2-4 दिन कंटिन्यू करके देखो, पूरी क्लास ही समझ में आनी बंद हो जाएगी, और 10 दिन बाद आपको लगेगा टीचर बेकार पढ़ाता है। सच है। पर वहां पर गलती किसकी थी? आपकी खुद की, जो आपने कभी समझी नहीं। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, दूसरों से बोलोगे यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो बोलेंगे सही तो है, आ तो रहा है समझ में। वहां पर आपको इतनी गलती रियलाइज नहीं होगी कि हम लेट आ रहे हैं अभी तक रोज, यार मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा, ये वो यही चलता रहेगा फिर। और मुद्दा उसका भी नहीं है, मुद्दा इसका है कि यार क्यों खुद का वेस्ट कर रहे हो यार टाइम। अब वो टाइम खुद का वेस्ट ज़्यादा हुआ। इनफैक्ट ज़्यादा कैसे हुआ? जैसे मान लो आज ये बालक लेट आया, अब ये 40 मिनट की क्लास इसकी बची है, अब वो 40 मिनट इसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसके वो 40 मिनट भी तो वेस्ट ही हुए, तो क्या फ़ायदा निकला। चलो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सोच के आराम से पूरे 2 मिनट देता हूँ, ठीक है? सोच के बताओ इसमें फ्रिक्शन ए की तरफ लगेगा कि बी की तरफ लगेगा, या फिर नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं फ्रिक्शन भी है इस पिक्चर में, ठीक है? अभी तक फ्रिक्शन को नहीं लाए थे हम लोग। मेरा क्वेश्चन है फ्रिक्शन ए की तरफ लगेगा, बी की तरफ लगेगा, या फिर नहीं लगेगा, या फिर ऊपर की तरफ लगेगा। 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए की तरफ, ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी टुवर्ड्स द नॉर्मल रिएक्शन एन की तरफ। डी एन की तरफ। अरे एन ये रहा, ये है एन। हाँ चलो देखते हैं। एन साइन थीटा की तरफ तो कभी फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता यार, कांटेक्ट फोर्स है वो सरफेस पे लगेगा ना। एन साइन थीटा तो पैरेलल आ रहा है इसके। अब तुम लोग सोच के बताओ, बी की तरफ या ए की तरफ? पक्का? द करेक्ट आंसर इज, बता दूं यार, रहने दो अभी, बता दूं। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज सी। ये तीनों करेक्ट है। क्या? ये तीनों पॉसिबल हैं। जीरो भी पॉसिबल है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है जब आपकी गाड़ी का जीरो फ्रिक्शन होता है। ये मैं रोलिंग मोशन जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। आप जब गाड़ी चलाते हो ना, आपकी गाड़ी में कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा होता, जीरो फ्रिक्शन होता है। रोटेशन पढ़ाऊंगा तब सीखोगे। फिजिक्स बहुत क्लासिकल है, एक बार बताया हुआ मैंने, जब फ्रिक्शन पढ़ा स्टार्टिंग करी थी ना तब बताया था मैंने। तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात हम वहां करेंगे, ठीक है? चाहूँ तो अब बता सकता हूँ, सर्कुलर सीख चुके तुम लोग थोड़ा बहुत, पर फिर भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रोटेशन सीखेंगे तब करेंगे, ठीक है? बोलो ये क्लियर, हाँ या ना? अब ये कैसे? देखो पॉसिबल है कि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, जिस वजह से n sin थीटा इज लेस देन mv² बाई आर हो। ऐसी सिचुएशन हो n sin थीटा कम हो और mv² बाई आर ज़्यादा हो, तो आपकी गाड़ी किस तरफ भागने की कोशिश करेगी? किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? अरे बेटा n sin थीटा कम है और mv² बाई आर ज़्यादा है, ए की तरफ भागने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? बी की तरफ लगना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करेगा। यस और नो? तो यानी कि इसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ होगा? तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये कम पड़ रहा था तो फ्रिक्शन ने इस तरफ हेल्प की, तो n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय आर। समझ आया? जैसे आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? अगर फॉर मैं उस केस की बात करूं, फॉर f इज इक्वल टू f लिमिटिंग, देखो वैसे तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, एडजस्ट करने की कोशिश करेगा,
बट इसकी भी तो एक लिमिट है, आपकी वेलोसिटी उसके भी पार चली गई तो, ठीक है। तो मैंने माना एफ लिमिटिंग उस केस के लिए, इफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग, मतलब ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर केस, इसके बाद आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई तो उड़ जाओगे बाहर, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, सॉरी एन की वैल्यू अगर हम देखें, कहाँ मर गया, फिर तो एम जी के केस को तोड़ना पड़ेगा अपन को एन के बराबर करने के लिए। तो एम जी इस तरफ कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, अगर मैं इधर तोड़ के देखता हूँ तो एक बार के लिए, ठीक है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको पुट करने के लिए एम जी कॉस थीटा रख रहा हूँ, याद रखना, वरना फिर आप लोगों के दिमाग में चलेगा सर एम जी साइन थीटा भी तो होगा, मत लाना, क्योंकि हमने उसको वैसे बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो इधर आ गया एन साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल एक्सट्रीम केस, एम एम और एन साइन थीटा की वैल्यू है क्या किसी के बराबर, नहीं, तो फिर तो इसको एन ही रहने दो, फिर छोड़ दो, इसको खत्म मत करो, रहने दो, एम जी कॉस थीटा मत रखो, ऐसे ही छोड़ दो, एन की फॉर्म में छोड़ दो, ठीक है। एन को हम वैसे भी फिर वापस इसमें भी एम जी कॉस थीटा रखते हैं, खराब हो जाता, एन इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इससे ज़रा सी भी वेलोसिटी और तेज हो गई, मतलब ये इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, ये टर्म उड़ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किस तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन आपको पता है अभी टैपर्ड करने से एक फ़ायदा क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ स्लिप होना शुरू होगा, लेकिन जैसे स्लिप होना शुरू होगा रेडियस बढ़ेगा, तो ये फोर्स फिर से और कम हो गया, ठीक है, फिर बैलेंस कर लेगा, तो टैपर्ड करने से स्लिप होने के केस बच गया हो, ठीक है ना, स्लिप होने का केस फिर भी बचेगा, लेकिन कब तक, जब तक बॉर्डर पे ना पहुंच जाओ, बॉर्डर पे पहुंच गए फिर चपटे हो ही जाओगे, ठीक है, समझ आया। यूएसए में एक हाईवे है, उस हाईवे पे लिमिट है, स्पीड लिमिट 120 से कम नहीं चला सकते, 120 से, हाँ 120 से कम नहीं चला सकते वहाँ पर गाड़ी, रीज़न भाई हाईवे है, तेज चलाओ गाड़ी, धीरे चलाने के लिए थोड़ी है, वहाँ पर धीरे चलाने का चालान कटता है, और यहाँ पर दिल्ली हाईवे पे 40 से ऊपर गाड़ी पे चला चला के देखो, खड़े होंगे पकड़ लेंगे, ठीक है। ये मेरे सामने का एक केस हुआ था दिल्ली हाईवे पे, बताऊंगा भी वो केस क्या हुआ था। तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, इसको इस तरफ जाने से रोक रहा था। अब दूसरे केस की बात करें, ये वाला नोट करना है क्या तुम लोगों को, पहले चलो नोट करो, फिर पहले इस वाले को नोट करो, फिर अगले केस को। हाँ श्रीधा बोलो बेटा। सर आप एक बार वापस बता दो कि n sin theta is less than mv squared by r। बेटा ये अपन ने अज्यूम किया है कि इफ एन साइन थीटा की वैल्यू से ज्यादा एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाए, तो गाड़ी तेज चला रहे हो, तो उस केस में बॉडी किधर जाने की कोशिश कर रही होगी, इस तरफ, एम वी स्क्वायर आर तो इधर लग रहा है ना, सॉरी इस तरफ एन साइन थीटा इधर लग रहा है, तो बेटा इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इस साइड, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स मैंने जो लिखा है ना, ये भी गलत है लिखना, रीजन ये है कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लगेगा इस तरफ, इसमें एक कंपोनेंट तोड़ के लेना पड़ेगा मुझे, ये थीटा तो ये भी इस तरफ एन कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपन को लिखना चाहिए एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पर म्यू कॉस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम पे लगेगा ना, तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। चाहो तो मैं डायग्राम वापस बना दूं क्या, ये सड़क हटाकर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दूं।
ये दिखाने के लिए थीटा इतना ज़्यादा बनाया मैंने, एक्चुअली में इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इधर लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा इस तरफ n, ठीक है। और जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ उस केस में फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स मैं जिस केस को डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बना रहा हूँ बस ये, ठीक है। और इस तरफ एक्चुअली में आप चाहो तो सूडो फोर्स लगा सकते हो mv²/r, नहीं लगाना हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं सारे कंपोनेंट्स ना इस डायरेक्शन के अलोंग तोड़ने वाला हूँ, ऐसे ग्राफिकल तोड़ने वाला हूँ। ये मैंने गलती से इधर बना दिया क्योंकि सूडो फोर्स इसके अलोंग लग रहा है mv²/r, चाहो तो ये लगाएंगे, चाहो तो मैंने जैसा सिखाया नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर वो लगा देना, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे सारे फोर्सेस इसके अलोंग चाहिए, रेड वाली लाइन के अलोंग, सबको तोड़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। देखो अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बन रहा है, तो ये अगर थीटा हुआ तो इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, ठीक है, f cos थीटा। और अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, मैंने पिछली बार ही समझाया था, क्योंकि देखो ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये रेड वाली लाइन और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन, तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर टूटा n cos थीटा, एक इधर की तरफ टूटा n sin थीटा। तो इस बार सेंटर की तरफ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। तो ये पूरा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर किसके बराबर होगा, mv²/r के। तो ये कहानी अपन ने सीखी कब, ये सिनेरियो कब था, जब n sin थीटा से ज्यादा वैल्यू लगा दो आप mv²/r के, ठीक है। क्लियर हुआ यस और नो? चल पहले इसको नोट करो फिर अगला केस समझते हैं। हाँ बेटा, सर आपने लास्ट स्टेप में न्यू के बाद क्या लिखा है? म्यू कॉस थीटा है बेटा वो। ओके सर। यहाँ पर ये म्यू एन के साथ भी कॉस थीटा आएगा, मैंने इधर कर देता हूँ, म्यू एन के साथ भी कॉस थीटा आएगा और मैंने इसमें से n कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये एक्सट्रीम सिनेरियो के लिए किया अपन ने, ठीक है। तो एक्सट्रीम सिनेरियो के लिए ये बोल सकते हैं कि mv²/r इज ऑलवेज लेस देन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से हमेशा इक्वल या फिर कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा लग गया ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट ये करना पड़ेगा। बोल हाँ हाँ, तो वहाँ पर इंटरसेप्टर खड़े होते हैं ना, तो एक बार मुझे रोका हुआ था तो सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी, तो आपको पता होगा कैमरे में देख लेते हैं दूर से ही, तो उन्होंने अपने को पुलिस ऑफिसर को बोला कि जाओ उसे पकड़ो, उसकी स्पीड कितनी थी, शायद 90 थी, 85-90 ऐसे कुछ थी। तो वो उधर से कबड्डी कबड्डी करने गए सामने से पकड़ने के लिए, पता है ना पुलिस कैसे रोकती है तो बोलते हैं 85, 90, 97, 103, 127 भाग। हमने पुलिस वाले को बोल भाग, पता है क्यों, अब वो ब्रेक नहीं मार सकता। जैसे वो लोग भी यही बेवकूफ़ी करते हैं कि पुलिस जैसे दिखती है सामने स्पीड और बढ़ा देते हैं, तो उसने वही किया, सामने वाले ने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया, 127 पे जैसे ही गया पुलिस वाले को बोलता भाग जाओ, क्योंकि अब वो सामने खड़ा हो गया कबड्डी कबड्डी करते हुए, तो पुलिस वाले को उड़ा देगा, वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा ना अब। तो ये सिनेरियो हुआ था। लास्ट में 127 पे हटना पड़ेगा, चलान तो उसका जाएगा ही, चलान तो ऑनलाइन पहुंच जाएगा उसका।
पर वो रुकेगा नहीं वहाँ पर। और इसमें पेनल्टी भी लगती है अच्छी खासी। आप रन कर रहे हो ना, और कई बार क्या होता है पुलिस पीछे पड़ जाती है, क्योंकि हो सकता है आपको टेररिस्ट हो, पॉसिबल है आपने इसलिए भगाई हो, तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। रुक जाओ, बहुत ज़्यादा समझदार हो तो चालान ले लो, बना दो चालान। आपने गलती किया तभी तो चालान बन रही है, वरना क्यों बनता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुलिस रोकती है, ठीक है चालान घर पे भेज देना, चालू करके गाड़ी रवाना, क्योंकि पुलिस के पास ये राइट नहीं होता कि आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सके। पुलिस के पास ये राइट नहीं होता कि आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सके। ये मोटर व्हीकल एक्ट में आता ही है, क्योंकि चाबी ओनरशिप शो करती है, गाड़ी की ओनरशिप शो करती है, और ओनरशिप पुलिस कैसे ले सकता है। उसके अलावा भी कुछ कानून में नियम है, जैसे 2 स्टार ऑफिसर से नीचे का ऑफिसर आपके ऊपर 200 रुपये से ज़्यादा का चालान नहीं बना सकता, ये रूल होता है। तो पहले वो चालान बनाते थे, अब तो खैर उससे बनता है मशीन से, तो उसमें तो क्या होता है कि कोई साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो भी दिया तो जाता है सीनियर ऑफिसर को, पर वो जूनियर को पकड़ा कि तुम काटते रहना चालान, मैं थोड़ी बैठ के काटू चालान, तो इसलिए वो लोग उनको पकड़ा देते हैं। तो उसमें पकड़ में नहीं आते पुलिस वाले, वरना उस पहले वाले में पकड़ में आ जाते थे कि जूनियर ने चालान बना कैसे दिया, नौकरी चल जाएगी उसकी। वो कभी भी चालान बनाएगा ना, अगर कोई जूनियर ऑफिस पुलिस वाला होगा, साइन नहीं करेगा, खुद साइन नहीं करेगा। और ये लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, सीनियर पुलिस वाले पहले साइन करके दे देते थे कि ले तो बना देना चालान, और अगर पहले से साइन करके पुलिस ने दे दिया तो उस 2 स्टार ऑफिसर की नौकरी चल जाएगी, तुमने पहले इस पे साइन करके से दिया, अथॉरिटी थी आपके पास। ठीक है, डन, लिख लिया ये, चले आगे। अरे कानून में बहुत सारे नियम हैं, जो एक्चुअली में लॉ जानता है ना वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कभी अगर तुम लोगों को असली पावर देखनी हो तो कभी कोई बहुत बड़े वकील के पास जाना, किसी की नहीं सुनते हो, मंत्री मंत्री सबको झाड़ देता है, नहीं आ राजा कर ले जो करना है। हाँ, एडवोकेट वगैरह मतलब किसी की नहीं सुनते वो, उनके आगे फिर किसी की पावर नहीं है। जो बड़े एडवोकेट्स जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं वो जज वगैरह के भी नहीं सुनते। हाँ, कोर्ट में बस सुनते हैं, वो कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर बस इतना ही। हाँ, क्योंकि जज भी जानते हैं एक्चुअली में इसको कानून के सारे लूप होल पता है, तभी वो इतना बड़ा एडवोकेट बन के बैठा है। और एक मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, तो अपने बेटे को बोल रहे थे कि पढ़ लेगा तो वकील बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कम से कम जज तो बन ही जाएगा। वो ये कह रहे हैं नहीं पढ़ेगा तो कम से कम जज तो बन ही जाएगा। नहीं, वो अपने बच्चे को बोल रहे थे ये बात। उनकी 1 घंटे की कंसल्टिंग फीस, ये मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए थी 1 घंटे उनसे कंसल्ट कर, ये फीस होती है एडवोकेट की। जज की सैलरी कितनी होती है अब के टाइम पे, शायद लाख रुपए के आसपास होती है, और वो 1 घंटे की कंसल्टिंग फीस है एडवोकेट। क्या, तो सोच लो तुम। इंडिया के एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनफैक्ट जितने भी एडवोकेट है सब उनकी फोटो लगा के रखते हैं अपने चैम्बर पे। मिस्टर राम जेठमलानी, नहीं, राम जेठमलानी, बहुत बड़े एडवोकेट थे। उनका एक इंसिडेंट है कि उन्हें कोई केस ऑफर किया गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, और तो उनको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफर किया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास इतना ही टाइम है कि जितने मैं कोर्ट रूम से निकल के अपनी गाड़ी तक बैठूंगा, तो उतनी देर में आप अपना एडवोकेट भेज देना मेरे पास, तो मैं उसे कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, हो जाएगा काम। तो वो सेम सिनेरियो हुआ और मिला, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि इन पॉइंट पे डिस्कस करना कोर्ट में, हो जाएगा काम, जीत गए केस। तो करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए सिर्फ इस चीज़ के लिए मिले थे कि कोर्ट रूम से निकल के सिर्फ गाड़ी तक बैठना है उनको, इतनी देर बात करने के लिए।
तो ये भी होती है एडवोकेट की लाइफ, और एडवोकेट की लाइफ ये भी होती है जो जॉली एलएलबी में आपने देखा है। चलो अगला सिनेरियो देखें, इसमें अगला केस देखें। अब मान लो मैंने काव्या को बहुत डरा दिया कि तेज गाड़ी मत चलाओ, तेज गाड़ी मत चलाओ, तो इसने क्या किया, धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने सोचा कि अच्छा सर ने बहुत डांट दिया, अब मैं धीरे चलाऊंगी गाड़ी। इसने इतने धीरे चलाना शुरू कर दिया गाड़ी कि mv²/r n sin थीटा से भी कम हो, मतलब n sin थीटा ज्यादा हो गया, mv²/r कम हो गया। देखो n sin थीटा को तो मैनेज ही नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं मैनेज कर सकते? नॉर्मल रिएक्शन तो मास से वेट की वजह से बैलेंस हो रहा था ना, थीटा बैलेंस कर सकते, तो ये तो फिक्स फोर्स लग रहा था जो लग रहा था। ये कम पड़ गया, ये बिल्कुल ऐसे धक्के के पैडल पैडल मार मार के लेके जा रही थी गाड़ी को। ठीक है, धीरे हो गया। तो अब गाड़ी किधर जाना चाहेगी? n sin थीटा ज्यादा हो गया ना, इस तरफ जाना चाहेगी। फ्रिक्शन रोकेगा गाड़ी को, फ्रिक्शन रोकेगा गाड़ी को, तो किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन? अब ना, फ्रिक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा? f cos थीटा। इस तरफ क्या लग रहा था आपका? n sin थीटा। तो क्या अब की बार अगर मैं एक्सट्रीम केस देखूं तो एक्सट्रीम केस क्या बन सकता है? तो एक नॉर्मल केस पहले अपन देखें कि n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r प्लस f cos थीटा। यस और नो? ठीक है, तो mv²/r किसके बराबर हो जाएगा? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है? f इज इक्वल टू f लिमिटिंग। एक्सट्रीम केस यही हो सकता है। तो f लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी? म्यू n। तो n कॉमन ले लिया, अंदर बचा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अगर ये वैल्यू इससे इससे भी कम हो गई तो अब वो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है केस, समझना था, फिजिक्स थी समझ लिया। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि यार आपकी सड़क पे ये एंगल 5 डिग्री, बहुत ज़्यादा तो 10 डिग्री रख देंगे स्पीड हाईवे पे, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो यार गुड़क के कहाँ जाएगी गाड़ी? 10 डिग्री तो आप पैर से संभाल लो, इतने स्लो ही तो हो। ठीक है ना, तो 10 डिग्री आप प्रैक्टिकली संभाल सकते हो। ठीक है, और ये कभी भी एक्चुअली में n sin थीटा इतना कम हो गए, ठीक है, वो नेट रोक देता है वो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस नहीं है बट ठीक है। अब तीसरा केस भी डिस्कस करें। अगर n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r बन गया, तो अब कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम जीरो, क्योंकि बॉडी ना तो इधर की तरफ टेंड्स टू मूव है ना इधर की तरफ। क्लियर हुआ? तो देखो तीनों केस आ गए, फ्रिक्शन उधर भी लग रहा था, फ्रिक्शन इधर भी लग रहा था, पॉसिबल क्या था? फ्रिक्शन जीरो भी हो जाएगा। तो सारी चीज किस पे डिपेंड करी थी? उसकी स्पीड पे और रेडियस पे और मास पे। वैसे मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास कट जाता है सब में से, तो स्पीड और रेडियस पे डिपेंड करती है। आई गेस समझ आया होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स। नहीं, फ्रिक्शन जीरो पॉसिबल है, जैसे ये टेबल रखिए फ्रिक्शन जीरो है, तो अपनी बॉडी पे अपनी पोजीशन पे बनी हुई है, लेकिन वो कब? जब mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा हो।
तो यही पढ़ा था एनसीईआरटी में। हाँ बालक जेश, तो क्या चीज़ कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो किसी ने पहले से पढ़ रखा था इस टॉपिक को? मेरे दिमाग में आ रही है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब प्रॉब्लम है अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए आप लोगों को पहले वर्क एनर्जी पावर आना चाहिए, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ने से पहले। मैंने कहा था ना इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों चैप्टर के मिला के पार्ट हैं। पहला अपन ने पढ़ा ये मोशन का पार्ट था, दूसरा अपन ने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन का पार्ट, अब तीसरा पार्ट जो वर्क एनर्जी पावर पे डिपेंडेंट है। तो अब क्या चाहते हो, पहले वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दूं या फिर उसके बाद ही करें? उसके बाद ही कर सकते हैं वर्क ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल। उसको बिना पढ़े फिर मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, वो सब समझ नहीं आएगा फिर। चाह रहा है आज, हाँ बोला था उसने। चलो अच्छा है यार, आते रहना चाहिए मिलने, क्या टीचर्स से मतलब क्या दुश्मनी, ऐसे दोस्त बन के रहता हूँ मैं तुम लोगों से। अब मैं तो इनफैक्ट सब बच्चों को बोलता हूँ लाइफ टाइम आया करो, कौन रोक रहा है। टीचर्स डे हर साल आता है, ना तुम लोगों में से किसी से मैंने दुश्मनी कर ली है। हाँ पीठ पीछे कोसते होगा अलग बात है, पता नहीं क्या पढ़ा के चला जाता है। पूछो पूछो बगल में, पूछ लो। अच्छा इसलिए बोल नहीं सकती, बहुत बुरा चल रहा है बेटा, झेलना पड़ेगा मतलब मुझे ही कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली में जब आप लोग अपने दोस्तों से मिलो, जो लोग पढ़ रहे हो, पूछना उनके फिजिक्स की हालत क्या चल रही है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो अभी, पूछ के जिसने देखा होगा उसको पता होगा। अब सोचो सोचो, खत्म हो गया स्कूल में? अच्छा स्कूल में, तो स्कूलों में तो बेटा चलता रहता ही है, और क्योंकि उनको ना तो ज़्यादा पढ़ाना होता है। एग्जाम में तुमसे पूछेंगे क्या, बैंकिंग ऑफ रोड, हाँ हाँ वो बैंकिंग ऑफ रोड ही आता है। अगर तुम लोगों ने मुझसे पूछा होता क्या आएगा सर, तो मैं बताता बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ जाना, मैं यही बोलता। तो रीज़न क्या है कि इनके न्यूमेरिकल्स जो होता है ना, वो टीचर वास्तव करवाने में हालत ख़राब हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन वाली कहानी समझाई ना, ये कहानी आपको स्कूल में समझाई थी? पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताई जाती, और फिर इनके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, इसके न्यूमेरिकल में खुद आपको जज करना पड़ेगा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, और डायरेक्ट पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है।
तो आपको खुद जज करना पड़ेगा। मैंने तो ट्रिक सिखाई आपको, सबसे पहले एन साइन थीटा निकाल लो और चेक कर लो वो कम है कि ज़्यादा है या इक्वल है। इक्वल है तो 0, ज़्यादा है तो इधर, कम है तो इधर, जैसा उस हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जज करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ठीक है, तो अब वो लोग न्यूमेरिकल्स करवाते ही नहीं है इसके, तो फिर वहाँ आप लोग खुश हो चाहे दुखी हो जो भी हो। अब मेरे पास ही है कि मेरे को सारे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, एक एक टॉपिक डील करना है। मैं हर टॉपिक डील करता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं। एक रिलेटिव छोड़ रखा तुम लोगों के, वो हालत देखते हो, मुझे लगा था कि रिलेटिव मोशन कहाँ पढ़ा है तुम लोगों को मैंने। रिलेटिव मोशन मैंने पढ़ाया नहीं तुम लोगों को अभी तक। रिलेटिव मोशन मैंने नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, उसका रीज़न यही था क्योंकि मेरे को दिख गया था सबकी हालत ख़राब है। रिलेटिव मोशन में विजुअलाइजेशन चाहिए, विजुअल कर पाओ आप, एक्चुअली में दिमाग में आपका मोशन बन रहा हो। तो उसमें रेन बोट प्रॉब्लम, ये सब कहानियाँ कहाँ करवाई मैंने, स्किप कर दिया था। कौन सा, ये वाला रिलेटिव? मैं भी हर साल पहले साथ में ही पढ़ाता था, इस बार पहली बार मेरा बैच ऐसा है जब मैंने छोड़ा है। नहीं, इस बार मैंने पहली बार मेरा बैच ऐसा जिसे मुझे छोड़ना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप लोगों की विजुअलाइजेशन पावर नहीं थी ना। चलो तो फिर चैप्टर का नाम लिखें फिर नया। अच्छा एक क्वेश्चन कर लें क्या इसका, एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। अरे ना, होमवर्क के ले लो, तभी तो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हाँ, लिखो क्वेश्चन। अ टर्न ऑफ रेडियस, वैष्णवी लिख लो बेटा। अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर is banked banked for a vehicle, for the vehicles going at the speed of 36 kilometer per hour, going at the speed of 36 kilometer per hour. If the coefficient of static friction is 0.4, 0.4, static friction is 0.4, 2/5, 0.4। इतने बैल हो क्या? मतलब 4 भी नहीं पता। what are the, लिखो आगे, what are the possible speeds of vehicle for not slip। तो चलो मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले ही बता दूं कि दोनों केस पूछ रहा है आपसे। हाँ, पॉसिबल स्पीड्स मतलब फॉर नॉट स्लिप, तो वैसे दोनों पूछ रहा है, स्किड और स्लिप दोनों ही। स्किड क्या होता है? मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, तो नॉट स्लिप और स्किड भी लिख लो आगे, स्लिप और स्किड। हाँ, तो SLEEP लिख लिया।
अच्छा वो ऐसे लिख लिया स्लिप SLEE पे वही लिखा। हाँ गुड। सोया करो 18 घंटे, एक ही तो जिंदगी मिली है सोने के लिए। रिग्रेट नहीं रहेगा ना। हाँ और क्या, मस्त सोया करो। फिर पता नहीं अगले जन्म में गधे वाली जिंदगी मिल गई, गधा मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा ये पता है गधा बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है इसको, हाँ इसको लोगों ने फालतू बदनाम कर रखा है। पहले के टाइम पे जो हाईवेज निकाले जाते थे ना, उसकी डिजाइनिंग गधा ही करता था। हाईवे जो बनाए जाते थे एक्चुअली गधे के ऊपर थोड़ा सा वजन रखकर उसे छोड़ दिया जाता था उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जिन रास्तों को चूज करता था ना, उन रास्तों को हाईवे माना जाता था। रीजन क्योंकि गधा हमेशा इजीएस्ट वे चूज करता है, जो मूवमेंट के लिए सबसे इजी हो, जहाँ पर सबसे कम ढलान हो और ऐसा हो। तुम कभी गधे को ढलान पे चढ़ते उतरते देखना, प्रॉपर ऐसे घूम घूम के निकलेगा वो सबसे इजीएस्ट वे ढूंढ लेता है। गधे पे आलसी नहीं हुआ बेटा, सही रूट ढूंढ के निकाल दिया उसने। स्मार्ट लेबर हुआ ना। नहीं इसमें आप ये सोच रहे हो कि मतलब उसने ज़्यादा काम किया, नहीं बेटा ज़्यादा काम नहीं किया उसने, उसने सही काम किया। वजन को, एक बात बताओ, आप एक साथ 4 सीढ़ी चढ़ो वो ज़्यादा सही है, या फिर एक एक करके सीढ़ी चढ़ो वो ज़्यादा सही है? इजी आपको कौन सा पड़ेगा? सिंगल स्टेप पड़ेगा, वही चीज़ वो कर रहा था। ठीक है, क्या वो क्वेश्चन कर नहीं रहे तुम लोग? तो मैं करवाऊँ? करवा तो दिया पूरी कहानी, एन साइन थीटा निकालो, सॉल्व करना शुरू करो। डिजाइंड फॉर क्या बोला इसने? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड उसने v दे दिया तुम्हें, यानी एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r का केस दिया हुआ है इसने। ठीक है ना? हाँ, तो अब तुमसे बाकी चीजें पूछ रहा है वो, यानी एन साइन थीटा उसने पहले ही दे दिया तुम्हें। थीटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अरे वाह, फिर तो और भी अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया। चलो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा तुम लोग कर लेना, ठीक है? मुझे लग रहा है नहीं करोगे तुम लोग। देखो इसने क्या बोला आपसे कि ये रोड डिज़ाइन की गई है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने के लिए। अब ये तो मैं चेंज करना सिखाऊं कि 36 किलोमीटर पर आवर को इसमें करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। क्या हो गया? पूछ रहा हूँ, नहीं पता हो। क्या बेटा, मैं रैंडमली पूछ लेता हूँ किसी से भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, ठीक है? तो यानी इसने n साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है mv²/r। ये कहानी इसने पहले ही आपसे दे दी, ठीक है? कुछ रेडियस वगैरह कहानी भी दे रखी है क्या? कितना? तो r इज इक्वल टू 20 मीटर दे रखा है, म्यू आपको दे रखा है 0.4, और कुछ
v दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ मास वास थोड़ी दे रखा है, ठीक है। अच्छा इस केस में जब मैंने सॉल्व किया था तो n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी आया था, अगर याद हो तो दोनों को डिवाइड किया था तो टेन थीटा इज इक्वल टू m से m गुजर गया था v स्क्वायर बाय आर जी आया था। v पता है, r पता है, g पता है, टेन थीटा निकल सकता है, कितना आ गया, ये हो गया 100, ये 20 और ये 10, टेन थीटा इज 0.5, 0.5, ठीक है 0.5। अब मैं एक केस पकड़ के चल रहा हूँ स्किड वाला, स्लिप वाला केस आप लोग सॉल्व करोगे। तो स्किड, ये स्लिप वाला है, स्किड वाला है, स्लिप वाला है, स्लिप इधर करेगा ना, स्किड उधर करेगा, तब तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये वाला केस सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले केस में देखो क्या क्या आ रहा है मेरे पास, n sin थीटा प्लस m सॉरी माइनस म्यू n cos थीटा, म्यू n cos थीटा, म्यू n cos थीटा है, हाँ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज, इस तरफ एफ साइन थीटा भी तो आएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसके अलोंग भी तो टूटेगा, एक इधर टूटा तो एक इधर टूटेगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अच्छा तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड किया, एम से एम गुजर गया, यहाँ पर मैंने पूरे टर्म को, चलो फिलहाल एन कॉमन आके कट जाएगा पूरे टर्म में से, देखो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अच्छा मैंने ये केस क्या बोला है कि ये v की वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ v की, है ना, इससे कम हो गई तो गिर जाएगा नीचे, यही तो हो रहा है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। कॉस थीटा से डिवाइड करोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो टेन थीटा की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू 0.4, कितना बचा, डिवाइड में 1 प्लस 0.5 इंटू 0.4 कितना हो गया 0.2, तो क्या मैं इसको 1.2 बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, पॉइंट से पॉइंट गया, आर जी की वैल्यू रखो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, रूट लगा दिया, ये वी मिनिमम वैल्यू निकाली है मैंने। तो अब देख लो जितने बार कट कट आ रहा है, कितनी बार गया, 4 बार, 3, √50/3 मीटर पर सेकंड से अगर कोई नीचे जाता है तो वो गिर जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इजीएस्ट कैलकुलेशन के लिए, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो 51 मान लो, तो √17 ऑलमोस्ट 4 के आसपास आंसर आएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड से नीचे कोई चला तो नीचे गिर जाएगा, नीचे स्लिप कर जाएगा, क्लियर हो रहा है, इजी। ऐसे दूसरा अब आप लोग निकालोगे तो इसको नोट डाउन करो, दूसरा वाला आप लोग घर बैठ के करोगे।